Namaskar and welcome to our program. Our guest today is a man with a mission. His mission is to heal as many people as possible with the oldest therapy in the world, Marma therapy. We are delighted to have on our program today Dr. Sunil Kumar Joshi. Dr. Sahab, welcome to the program. नमस्कार। Dr. Sahab, what is Marma चिकित्सा? हमारे शरीर में 107 मर्म स्थान होते हैं। जी। ये कहा जाता है कि ये प्राण की ऊर्जा का केंद्र होते हैं और यदि इन पर चोट लगती है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और कुछ मर्म तो ऐसे हैं जिन पर चोट लगने से किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये प्राण की ऊर्जा का केंद्र होने के कारण हमारे शरीर की और मस्तिष्क की क्रियाओं का नियंत्रण भी करते हैं और इन पर यदि किसी ढंग से भी हम इसकी प्राण की ऊर्जा का यदि अवरोध होता है तो बहुत सारे रोग हो सकते हैं और यदि हम इनको ऊर्जा का प्रवाह ठीक से कर सकें तो बहुत सारे रोगों की चिकित्सा भी हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो ये मर्म चिकित्सा विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति हम लोग मानते हैं। लेकिन इसके बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए, ये जो भारतीय विद्याएं हैं जिनको हम वैदिक विद्याएं कहते हैं, उनकी कुछ गुप्त विद्याएं हुआ करती थी और क्योंकि ये बहुत सद्य कार्यकारी होती है, मीन्स इंस्टेंट रिस्पॉन्स वाली टेक्निक्स हैं और इनका यदि गलत ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसलिए इसको चिकित्सा के रूप में न लाके कर्मकांड के रूप में समाहित किया गया है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई भी पूजा की विधि हमारे यहाँ होती है, चाहे रुद्राभिषेक हो, चाहे कोई हवन या यज्ञ होता है, तो उसमें कुछ अंगों का स्पर्श किया जाता है। हम जैसे सिर का स्पर्श करते हैं, आंखों के बीच में नेत्र, आंखों को और आंखों के बीच के स्थान को स्पर्श करते हैं, बाहु को स्पर्श करते हैं और बहुत सारी जगह को स्पर्श करते हैं। तो ये वही मर्म स्थान है जिनको हम कहते हैं कि भाई ये प्राण की ऊर्जा के केंद्र हैं और किसी भी पूजा के करने से पहले इनको अंगन्यास और करन्यास के रूप में समाहित किया गया है। तो ये बहुत पुरानी जो हमारी विधि है, जितने भी हमारे संस्कार हैं, उनमें इसको समाहित किया गया कि जाने अनजाने व्यक्ति इनसे लाभान्वित होता रहे, क्योंकि ये दैनिक पूजा की विधि जो होती है त्रिकाल संध्या के रूप में हमारे जो समाज में है, हमारे जो धर्म में इसको किया जाता है। 3 बार पूजा की जाती है त्रिकाल संध्या के रूप में। तो 3 बार नियमित रूप से वो अपने इन मर्म स्थानों का स्पर्श करें और उसका जो प्रोफाइलैक्सिस जो हो सकता है, उसका जो इम्यून रिस्पॉन्स हो सकता है, जो उसका सर्कुलेटरी सिस्टम पे रिस्पॉन्स हो सकता है, जो उसका एंडोक्राइन पे सिस्टम पे रिस्पॉन्स हो सकता है, उसके बेनिफिट को वो गेन करें। तो ये बहुत अच्छे ढंग से इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो ये कौन कौन से मर्म स्थान हैं जिनको इनकॉर्पोरेट किया गया है? देखिए, जब भी हम लोग कोई भी पूजा का विधान करते हैं तो सबसे पहले शिखा बंधन का विधान होता है कि हम अपनी जहाँ चोटी होती है वहाँ पे अधिपति मर्म होता है और अधिपति मर्म का मतलब होता है कि जो सारे मर्म हैं उनमें जो सबसे प्रधान मर्म है उसको अधिपति मर्म कहते हैं। अधिपति का मतलब राजा होता है। तो वो जो प्राण का ऊर्जा का केंद्र है और यहीं से प्राण का आधान ये बताया जाता है कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो माता के गर्भ में जो प्राण का आधान होता है वो इसी माध्यम से होता है। और हम लोग व्यवहार में भी देखते हैं कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके बाद प्रतीकात्मक रूप से कपाल क्रिया के द्वारा इसी स्थान पर वो मर्म ये प्राण को निकालने का एक प्रतीकात्मक रूप से वो किया जाता है। और हम लोग जैसे कहते हैं कि जो भी हमारी प्राण की ऊर्जा जो पूरे ब्रह्मांड में है वो इस बिंदु के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करती है। और वैसे ही जैसे यहाँ पर आज्ञा चक्र है, जो आज्ञा चक्र है, इस पे भी हम ये कहते हैं कि नेत्र त्रय और यहाँ पे स्थपनी मर्म होता है। स्थपनी मर्म में आपने देखा होगा कि जब हम लोग कोई चीज भूल जाते हैं तो अक्सर हमारा हाथ यहाँ पे इसको ठोकने लगता है। बच्चे, आप यदि 5वीं क्लास के बच्चों का कोई क्लास में कोई क्वेश्चन पूछिए और रिटन एग्जाम यदि कोई बच्चे दे रहे हैं तो अक्सर देखा जाता है जब प्रश्न नहीं आता तो बच्चे पेंसिल से अपने उस स्थान को ठोकने लगते हैं। तो निश्चित रूप से ये एक हमारी जो याददाश्त है उसको रेगुलेट करने का या मेमोराइज करने का एक पॉइंट होता है। इसको स्थपनी मर्म कहते हैं। तो जब ये बच्चा ऐसे करता है या हम बड़े लोग भी ऐसे करते हैं तो अनजाने में करते हैं। सो इज इट इनहेरेंट टू द ह्यूमन रेस? जी, इट इज इनहेरेंट इन द ह्यूमन रेस, क्योंकि ये देखिए जाने अनजाने में हम लोग उन चीज़ों का उपयोग करते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होती हैं। जब हमारे सिर में दर्द होता है तो हम लोगों का हाथ सीधे स्वतः यहाँ पे आता है। यहाँ पे भी 2 मर्म स्थान होते हैं जो हमारे सिर दर्द के लिए रिस्पॉन्स करते हैं। आपने देखा होगा जब हमारे कंधे में दर्द होता है तो हम लोग कंधे में ऐसे इसको छूने लगते हैं। यहाँ पे एक मर्म स्थान होता है। तो ये सारे के सारे मर्म स्थान इस ढंग से हमारे शरीर में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि हम लोग जाने अनजाने उनका फायदा ले सकते हैं। जब हम लोग थक जाते हैं तो कमर पे हाथ रख लेते हैं तो वहाँ पे एक मर्म बिंदु होता है। जब हम लोग कोई एंग्जाइटी में होते हैं तो हाथों को ऐसे पकड़ लेते हैं, पीछे की तरफ से हम हाथ को पकड़ लेते हैं, यहाँ पे एक मणिबंध होता है। तो ये जाने अनजाने में हम लोग कुछ ना कुछ अपना उपचार स्वतः प्रकृति करती रहती है। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारी बॉडी लैंग्वेज है। किस समय किस चीज़ की ज़रूरत होती है उस समय वो पोस्चर अपने आप
नेचुरली बन जाता है। इसको इनहेरेंट आप सिस्टम समझ सकते हैं। अब जो वेस्टर्न मेडिसिन है उसमें ये बात अब समझी जा रही है कि बॉडी अपने आप को रीजेनरेट करने की एक कैपेसिटी रखती है। सो इफ दीज पॉइंट्स आर ऑलरेडी देयर, ये मर्म पॉइंट्स हैं, तो मतलब ये बात तो आयुर्वेद पहले से मानता है। विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है, क्योंकि जब से ये मनुष्य का प्रादुर्भाव इस धरा पे, मतलब इस पृथ्वी पे हुआ है, तब से ये सिस्टम इनहेरेंट है। और हम इसको यूनिवर्सली सस्टेनेबल मेडिकल सिस्टम कहते हैं। यूनिवर्सली सस्टेनेबल मेडिकल सिस्टम, इसको सार्वभौमिक और सार्वकालिक दोनों तरफ से आपको इसको समझना चाहिए कि सार्वभौमिक का मतलब होता है कि सब जगह, पूरी जो एंटायर जो हमारा वर्ल्ड है उसमें कहीं भी ये चिकित्सा पद्धति की जा सकती है, और वो इनहेरेंट है ह्यूमन बॉडी में। 107 जो मर्म स्थान है उसका सिस्टम जो इस धरती के प्रत्येक व्यक्ति में है, तो इसको उसी ढंग से लेना चाहिए कि भाई ये सारे लोगों में एक कॉमन है। दूसरी चीज क्या है कि ये चिकित्सा पद्धति लाखों करोड़ों साल पहले से भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। अगर कोई किसी रोग के उपचार के लिए आता है, आप उसको वो पॉइंट्स बता दें, तो उसके बाद क्या कोई व्यक्ति अपना उपचार खुद कर सकता है? देखिए, मर्म चिकित्सा को हम लोगों ने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है जी। एक तो है सेल्फ मर्म थेरेपी, जिसको हम स्वमर्म चिकित्सा कहते हैं। इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि भाई रोज, जैसे आपको बताया कि अंगन्यास और करन्यास की प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को अपनाते हुए हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। ये एक तरह से प्रिवेंटिव एस्पेक्ट हो गया। दूसरा, जिसको हम कहते हैं थेरेपेटिक मर्म थेरेपी, इसमें कोई भी व्यक्ति जो सीखा हुआ है, विशेष रूप से चिकित्सक जो जानते हैं मर्म चिकित्सा को, वो किसी रोगी की चिकित्सा करते हैं रोग विशेष में, जो थेरेपेटिक मर्म थेरेपी कहलाती है। तीसरी मर्म चिकित्सा का वो हिस्सा है जिसको हम फॉलोअप मर्म थेरेपी कहते हैं, और बीमारी के हिसाब से मर्मों का चयन किया जाता है, उसकी टेक्निक बता दी जाती है और उसको मार्क करके उसको सिखा दिया जाता है कि उसको आपको रेगुलर 3 बार इसको करना है। तो फॉलोअप मर्म थेरेपी के हिसाब से कोई भी व्यक्ति एक बार सीख कर उसको कर सकता है, और निरंतर तब तक करता रहे जब तक कि वो रोग उससे पूरी तरह मुक्त ना हो जाए। तो इससे पूरी तरह रोग मुक्त हुआ जा सकता है? निश्चित रूप से यही एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिससे पूरी तरह से रोग मुक्त हुआ जा सकता है। हम लोग कितने सारे रोगों के बारे में सुनते हैं वेस्टर्न मेडिसिन में, जैसे पेन सप्रेसेंट्स तो होते हैं, टेक स्पॉन्डिलोसिस फॉर एग्जांपल, उसका इलाज नहीं है, सिर्फ आपको मैनेज करना वो सिखा देते हैं। देखिए, ये जो चिकित्सा पद्धति है, ये कोई सिम्टोमेटिक रिस्पॉन्स नहीं है जी। सिम्टोमेटिक रिस्पॉन्स तो होता ही होता है, उस समय तुरंत फायदा होना चाहिए, और मैं समझता हूँ ये शॉर्टेस्ट वे ऑफ ट्रीटमेंट है। इससे इंस्टेंट रिस्पॉन्स नहीं होता, मतलब इमीडिएट रिस्पॉन्स इससे होगा, इंस्टेंट भी होगा, और ये इट विल बी परमानेंट। तो हम लोग कहते हैं ये रोग को रोकती भी है, तुरंत फायदा भी करती है, और निरंतरता से करने पे से रोग मुक्त भी कर देती है। ये लक्षणों को दबाती नहीं। अच्छा, तो तुरंत फायदा हो जाता है? तुरंत फायदा होता है। बहुत सारी, देखिए, जितने भी मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति क्यों नहीं पूरे देश भर में या हमारे देश में क्यों नहीं स्वीकार्य है, क्योंकि हमारे पास 2 चीजों की कमी होती है। एक तो ये कहा जाता है कि इसमें इमरजेंसी मैनेजमेंट नहीं है, कि यदि किसी कोई इमरजेंसी है तो आयुर्वेद के माध्यम से हम किसी इमरजेंसी को मीट आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज, हमारे पास ये कहा जाता है कि आयुर्वेद में पेन का कोई इंस्टेंट मैनेजमेंट नहीं है, तो जस्ट यू हैव टू गो फॉर द एनाल्जेसिक्स और इंजेक्शंस को लेना पड़ता है। लेकिन मर्म चिकित्सा के माध्यम से आप तुरंत उसको 1 या 2 सिटिंग में, जो सिटिंग मुश्किल से 60 सेकंड 50 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है, उससे आप उसको पेन को भी कम कर सकते हैं। तो इंस्टेंट रिस्पांस भी है, और कई बीमारियों में तो हम लोग ये कहते हैं कि ये प्री इमरजेंसी मैनेजमेंट के तौर पे भी हम इसको काम करते हैं। तो इसको फर्स्ट एड की तरह भी यूज किया जाता है? निश्चित रूप से। जहां देखिए, ये विशेष रूप से उन जगह के लिए चिकित्सा पद्धति है जहां हमारे पास कोई संसाधन नहीं है। इमीडिएट रिस्पांस के लिए इस चिकित्सा पद्धति का तुरंत इस्तेमाल करने से बहुत सारी जान बचाई जा सकती है और बहुत सारी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे जैसे हार्ट अटैक है, ये एक इमरजेंसी एकदम से आ जाती है, तो इसमें क्या कोई करे? देखिए, इसमें बहुत जरूरी है कि पहले ये समझना कि हार्ट अटैक का कारण क्या है। हार्ट अटैक के कारण को समझने जानने से के बाद आप, हमारे शरीर में ये कहा जाता है कि 5 हृदय होते हैं। 4 तो तल हृदय, पैरों में और हाथों में एक जो स्थान होता है उसको तल हृदय मर्म कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति बेहोश होता है तो एक कॉमन प्रैक्टिस है हमारे ट्रेडिशन में कि उसके हाथ पैरों को मला जाता है। एक कॉमन प्रैक्टिस है सामान्य रूप से, और उससे फायदा होता है। लेकिन हम लोग सोचते थे कि भाई ये क्यों किया जाता है, पूछा हम लोगों ने क्यों करते हैं, तो लोग कहते हैं कि भाई इससे सर्कुलेशन इंक्रीज करते हैं, जस्ट वी आर गोइंग टू इंक्रीज द सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी सरफेस। लेकिन जो मेडिकल लोग हैं वो जानते हैं कि जो हाथ और पैर का जो सर्कुलेशन होता है वो जो उसके पीछे की सरफेस होती है इससे कम होता है, क्योंकि यहाँ पैड ऑफ फैट होता है, हाथों में और पैरों के नीचे पैड ऑफ फैट होता है। तो इतने ही हिस्से के सर्कुलेशन को इंक्रीज करने से आप पूरे बॉडी सर्कुलेशन को इंक्रीज नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे तल हृदय मर्म होता है, निश्चित रूप से
उस पे जाने अनजाने प्रेशर पड़ता है, उससे जो एक्टिवेशन होता है ब्रेन का और हार्ट का, तो इसलिए वो उस सेंटर को स्टिमुलेट करने की बात होती है। और ये इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये रिमोट सेंसिंग टेक्निक है, तो दूर से आप हाथ से इस हार्ट को स्टिमुलेट कर पा रहे हो, तो इसको तल हृदय का है। और काश्यप संहिता एक पुराना हमारा जो ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि मनुष्य के शरीर में 5 हृदय होते हैं, 4 तो हाथ और पैरों के तले में, और एक जो हमारी छाती में होता है उसको हृदय कहते हैं, तो 5 हृदय। तो इस तल हृदय के माध्यम से आप हृदय की गतिविधि को नियंत्रित भी कर सकते हैं, उसको स्टिमुलेट भी कर सकते हैं। तो हृदय रोग जैसे जैसे आपने कहा हार्ट अटैक, तो हार्ट अटैक का यदि कोई व्यक्ति होता है तो इमीडिएट यदि हम चारों पैरों के, हाथ पैरों के मर्मों को दबाएंगे तो उससे फायदा होता है। तो इनको हृदय क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे आर ऑल्सो सेंटर्स ऑफ एनर्जी या कुछ और? दे आर ऑल्सो सेंटर ऑफ एनर्जी, लेकिन ये कहा जाता है कि इससे हार्ट के फंक्शन को रेगुलेट किया जाता है। जो काम हार्ट का कर रहा है वही तल हृदय से किया जाता है, तो इसको नाम ही उसका तल हृदय है। अच्छा। तो तल हृदय के माध्यम से आप हृदय की गतिविधियों को आप नियंत्रित भी कर सकते हैं, उसको स्टिमुलेट भी कर सकते हैं। अच्छा, और एक खास बात आपने प्रोग्राम से पहले बताई थी कि अगर यहीं पर अगर पियर्स किया जाए, हाँ, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, उससे डेथ हो सकती है। उससे डेथ हो सकती है। और ये आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पैर में जी तीर लगा, उससे उनकी मृत्यु हुई। हाँ। तो तीर लगने का जो स्थान है वो भी तल हृदय मर्म है। ऐसे अच्छा। जीसस क्राइस्ट के हाथ में नेलिंग की गई जी, यहाँ की जी गई जी, थी। जी। तो वो भी तल हृदय मर्म। ये सब मर्म स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और कुछ तो इंस्टेंट होते हैं, इंस्टेंट डेथ जिससे हो सकती है। इसको एक डेफिनेशन है सुश्रुत संहिता में, जिसमें लिखा है कि मार्यन्तीति मर्माणि, कि जिस पे चोट लगे तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और चिकित्सा के माध्यम से हम इसको मृत्युंजयति मर्माणि का मतलब क्या है कि जो मृत्यु से यहाँ हम बीमारी का या कोई डिफॉर्मिटी का बोध कर रहे हैं, तो और उसके माध्यम से हम बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। तो ये एक उसका मेडिसिनल एस्पेक्ट है, थेरेपेटिक। और रावण का भी जो वध हुआ था वो नाभि में, ये नाभि भी मर्म स्थान है। अच्छा। तो नाभि मर्म स्थान क्यों है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दोनों जो मसल्स होती हैं, हमारी जो रेक्टाई मसल्स होती हैं, वो बीच में मिलती हैं, और वहाँ पे एक लिनिया एल्बा होती है, जो लाइन होती है, जो उसका एंटीरियर रेक्टस शीथ और पोस्टीरियर रेक्टस शीथ बनती है, जहाँ पे मिलती हैं। और वो सीधे यदि हम उस पे नाभि पे कोई चोट लगती है तो सीधे हमारा वो पेरिटोनियल कैविटी में जा सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है नाभि शरीर का। वहीं पे चोट लगने से व्यक्ति की मौत हो सकती है, या कोई इंटेस्टाइनल रप्चर हो सकता है, मेजेंटिक उसमें टीयर हो सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अच्छा, ये जो आप पॉइंट्स बता रहे हैं, क्या ये चक्रास भी यही पॉइंट्स पे हैं? देखिए, ये स्थूल रूप से सारे चक्रों को आप समझ सकते हैं जी। जैसे गुदा है, गुदा को हम लोग कहते हैं कि भाई ये मूलाधार चक्र है जी। जो रेक्टम है वो मूलाधार चक्र है जी। चक्रों को तो हम देख नहीं सकते, सिर्फ योग की दृष्टि से देख सकते हैं। कोई योगी है वो देख सकता है, लेकिन स्थूल रूप से हम यदि देखें तो मणिपुर चक्र है, नाभि मणिपुर चक्र है, वस्ती है, वस्ती जो जहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ पे भी एक चक्र है। फिर उसके बाद हृदय जो है अनाहत चक्र है। फिर कंठ में मातृका मर्म जहाँ पे होती है वहाँ पे चक्र होता है। फिर यहाँ पे स्तपनी मर्म है जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं। तो ये सारे चक्रों का ही ये कॉम्बिनेशन है। जो जितने 6 चक्र हैं वो 6 मर्मों के स्थान पे, अधिपति मर्म जहाँ पे होता है वहाँ पे सहस्त्रार चक्र होता है। तो चक्रों से इसकी सामंजस्य है मर्मों का। और अगर कोई योग की तरफ जाए या एक स्पिरिचुअल पाथ पकड़ना चाहे तो क्या उसमें भी ये काम आते हैं? ये मर्म चिकित्सा का इस्तेमाल हो सकता है? जब भी हम कोई योग की एक्सरसाइजेस करते हैं जी, तो जाने अनजाने में कोई ना कोई मर्म के बिंदु को ही हम लोग उत्प्रेरित करते हैं। जैसे एक यदि हम लोग वज्रासन में बैठते हैं तो वज्रासन में बैठने की प्रक्रिया क्या है कि सामान्य रूप से लोग पैरों को पीछे मोड़ लेते हैं और ये एड़ियां बाहर निकल जाती हैं। लेकिन यदि हम एड़ियों को खड़ा करके उस पर बैठे तो वहां पे एक मर्म होता है जिसको हम कहते हैं कटिक तरुण मर्म। कटिक तरुण, कटी कहा जाता है कमर को, और तरुण का मतलब है जवान, मतलब उसको यूथफुलनेस। यदि हम अपनी कमर को बिल्कुल जवान रखना चाहते हैं तो हम उस वज्रासन में बैठे जिसमें एड़ियां खड़ी हुई हो, और हम जब बैठे तो कटिक तरुण मर्म उस पर दबाव पड़ता रहे। तो ये सारे के सारे जाने अनजाने में हम लोग जितने भी यौगिक पोस्चर्स हम लोग करते हैं उसमें कोई ना कोई मर्म उसमें स्टिमुलेट होता है। तो ये एक बहुत अच्छा समन्वय है योग और मर्म का, जिसको हम लोगों ने मर्म प्राणासन के रूप में डिस्कस किया है कि ये छोटी छोटी एक्सरसाइजें हैं जिनसे डायरेक्ट स्टिमुलेशन के माध्यम से या एक्टिव स्टिमुलेशन के माध्यम से हम अपने सारे ऑर्गन्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं। मैंने कहीं पढ़ा है कि कलरी पयट जैसी जो मार्शल आर्ट्स की विधाएं हैं वो भी मर्म चिकित्सा से जुड़ी हुई हैं। देखिए, जो कलरी आर्ट, ये आर्ट है जो ये मार्शल आर्ट्स है। हाँ जी। और ये निश्चित रूप से दूसरे व्यक्ति के मर्मों पे आघात करके उसको हराने का एक उपाय है।
तो जिस जमाने में लोगों के पास ये बंदूकें नहीं होते थे, हाँ, वो ये इन्हीं के माध्यम से करते थे और आज भी वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनसे जो यदि मर्म पे आघात होता है तो व्यक्ति एकदम या तो बेहोश हो जाता है या मर जाता है, तो बहुत खतरनाक होती है। लेकिन मर्म के आघात से हम कैसे बचें उसका भी एक उपाय होता है कि हम कुछ उपाय करने पड़ते हैं, लेकिन मर्म के माध्यम से कैसे चिकित्सा करनी है ये एक नया विषय है कि इन मर्मों के माध्यम से जो कि बहुत खतरनाक होते हैं हम कैसे बीमारियों से को ठीक कर पाए, एक बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है। और इन मर्मों को आइडेंटिफाई करके किस रोग में कौन से मर्मों का चयन करना और कैसे उपचारित करना, ये एक पूरा का पूरा एक विज्ञान है जिसको मर्म चिकित्सा विज्ञान के रूप में हम लोग कहते हैं। और इसको एक तरीके से पुनर्प्रतिष्ठित आपने ही किया है, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। और अगर आयुर्वेदिक जो आयुर्वेदा की पुस्तकें हैं उसमें भी जैसे आपने कहा एक आधा चैप्टर ही है इस मर्म चिकित्सा के बारे में। देखिए, चिकित्सा के रूप में मर्म का उपयोग सामान्य रूप से अभी तक नहीं होता था जी। जो हमारा आयुर्वेद का शल्य तंत्र का जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है जिसको हम सुश्रुत संहिता कहते हैं, उसमें एक अध्याय है शारीर स्थान में जी। और उसमें 107 मर्मों के नाम भी दिए, उनकी लोकेशन दी है और ये कहा है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज मर्मा पॉइंट during surgical intervention and you have not to damage these points during any surgical intervention. ऑपरेशन करते समय इन मर्मों का ध्यान रखना है, उन पे चोट नहीं लगनी चाहिए, उन पे इंसिजन नहीं देना चाहिए, उन पे या कोई भी सर्जिकल प्रोसेस उस पे नहीं करना चाहिए। यदि आप करते हैं तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, तो उन कॉम्प्लिकेशंस को भी उन्होंने लिखा है कि किस पॉइंट पे करने से किसी की डेथ हो सकती है, किस पे कुछ दिनों के बाद डेथ हो सकती है, जिसको सद्य प्राण हर मर्म का इंस्टेंट फेटल। इंस्टेंट फेटल का मतलब होता है जैसे चोट लगी इंस्टेंट, मतलब कुछ मिनटों में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। डिलेड फेटल का मतलब होता है कि थोड़े दिनों बाद, 15 दिन बाद, हफ्ते भर बाद, 2 हफ्ते बाद उसकी डेथ हो जाएगी। फिर उसमें कुछ है कि विशल्यग्न होते हैं, कुछ मर्म होते हैं कि यदि उसमें कोई फॉरेन बॉडी लगी है, जैसे किसी में कोई बुलेट लगी है या कोई तीर लगा है या कोई फॉरेन बॉडी है, यदि आप उसको इमीडिएट निकाल देंगे तो उसकी डेथ हो जाएगी। और यदि आप उसको रिमूव नहीं करते तो धीमे धीमे ये ऑटोमेटिक हील होगा, तो वो अपने आप गिर जाएगा, आदमी की डेथ नहीं होती, उसको विशल्यग्न कहा है। फिर रुजाकर मर्म होते हैं। रुजाकर मर्म का मतलब होता है कि भाई व्यक्ति उसमें इंस्टेंट बहुत सीवियर पेन होता है, पेनफुल होते हैं और बहुत ज्यादा पेन होता है उन पॉइंट्स पे चोट लगने से। और एक और होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं वैकल्यकर। वैकल्यकर का मतलब होता है कि विकलता उत्पन्न करते हैं, जैसे यदि किसी के यहाँ पे चोट लग गई अंसमर में तो हाथ खराब हो जाएगा उसका जी। तो उसमें उसमें क्या कहते हैं बहुत सारी पेल्सी होती हैं, नर्व की इंजरीज होती हैं, क्या कहते हैं जो कोई नर्व डैमेज हो जाए, चाहे वो रेडियल नर्व की पेल्सी हो, अल्नर नर्व की पेल्सी हो, ब्रेकियल प्लेक्सस की पेल्सी हो, तो नर्व यदि टूट जाती है, कट जाती है, उसमें डैमेज हो जाता है तो वो वैकल्यकर हो जाता है कि उसका आप एनाटॉमिकल डिसफिगरमेंट भी हो सकता है और फिजियोलॉजिकली तो वो काम नहीं करती है, उसका मतलब नॉन फंक्शनिंग हो जाती है, तो उसको वैकल्यकर मर्म कहा था। तो ये उसके इफेक्ट है जो आप कह रहे हैं कलारी मर्म की, कलारी जो टेक्निक है उससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, मतलब ये चीजें हो सकती हैं यदि चोट लगे तो इस मार्शल आर्ट में तो हम लोग दूसरे को नुकसान कर रहे हैं, लेकिन मर्म चिकित्सा के माध्यम से हम रोगों को ठीक करने की बात करते हैं। मर्म में और एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर में क्या फर्क है? देखिए, इसको ये समझा जा सकता है कि दोनों एक ही विधा से उत्पन्न चीजें हैं जी। मर्म से ही ये उत्पन्न चीजें हैं, लेकिन वो डिफरेंट एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लोगों के द्वारा वो डेवलप की गई, अपने परिस्थितियों में डेवलप की गई। ये मर्म चिकित्सा जैसी चीजें जब बौद्धिज्म हमारा डिफरेंट पार्ट में गया और खास करके साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना में, कोरिया में, जापान में गया, तो ये ट्रांसफर हुई है। और वहाँ जो ट्रांसफर हुई, जो थोड़ी सी नॉलेज ट्रांसफर हुई, उसको उन्होंने दूसरे ढंग से उसको वो किया। लेकिन ये मर्म चिकित्सा में टारगेटेड पॉइंट्स है, मतलब बिल्कुल सटीक पॉइंट है कि ये उसी जगह पे होगा पॉइंट, और उसके क्या रिस्पॉन्स होंगे, क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे, वो लिखे हुए। तो उसको कैसे स्टिमुलेट करते हैं, उसकी टेक्निक हम लोगों ने डेवलप की, उसको कितनी बार करना है उसको डेवलप किया, और उसको कितने प्रेशर से करना है वो अलग अलग किया। क्योंकि ये जितने भी मर्म होते हैं वो रचना धातु से, मीन्स उसका जो कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कुछ सिराएं होती हैं, मीन्स दे आर रिलेटेड विद द ब्लड वेसल्स, और जितने भी ब्लड वेसल्स से संबंधित मर्म है वो बड़े खतरनाक होते हैं। और विशेष रूप से जो गले के ऊपर के जो 12 मर्म है, गले में जो 8 मात्रिका मर्म होती हैं, 4 इसको हम धमनी मर्म कहते हैं, 2 उसमें धमनी होती हैं, तो 2 जो उसमें मन्या और धमनी मर्म होते हैं, तो ये बड़े खतरनाक होते हैं। तो इनके पे प्रेशर दूसरे ढंग से दिया जाता है, जो मांस मर्म है उसमें अलग से प्रेशर दिया जाता है, तो अलग अलग टेक्निक है। तो जब तक आप उसको समझेंगे नहीं कि ये मर्म किस चीज से बना है, मतलब इसमें कंस्टिट्यूएंट, बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स क्या है, तब तक आप यदि दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें नुकसान हो सकता है। ये बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है, इसके बारे में और बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।
हम बस अभी लौटते हैं। वेलकम बैक। हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर सुनील कुमार जोशी और उनसे हम बातचीत कर रहे हैं मर्म चिकित्सा के बारे में। डॉक्टर साहब, व्हाट ड्रू यू टू मर्म चिकित्सा? एक छोटी सी बीमारी के विषय में मैं आपको बताऊंगा। छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी है जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, ब्लड प्रेशर है। और ये मान के चलिए कि हमारे देश में ब्लड प्रेशर के सबसे ज्यादा रोगी रहते हैं, और यदि उनके द्वारा खाई गई औषधियों की हम आर्थिक समीक्षा करें कि उसमें कितना पैसा लगता है, तो उससे किसी देश की, एक छोटे देश की अर्थव्यवस्था चल सकती है। इतनी दवाइयां हम लोग प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं। एक छोटा सा मर्म स्थान होता है जिसको हम लोग कहते हैं तल हृदय मर्म, और उसको यदि हम मुट्ठी को ऐसे बंद करते हैं और ये बीच की उंगली जहां पे टच करती है उसको हम तल हृदय मर्म कहते हैं। तल हृदय मर्म में इसको यदि हम एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 अंगुल होती है। 3 अंगुल की दूरी पे हम यदि इस लाइन को क्रॉस करते हैं तो जहां पे ये दोनों अंगुलियां टच करती हैं उसको तल हृदय मर्म कहते हैं। यदि इस मर्म को, दोनों हाथों के तल हृदय मर्म को हम लोग रेगुलर दबाएं और 15 से 18 बार, और एक स्टिमुलस में 0.8 सेकंड का समय लगना चाहिए। 0.8 सेकंड का क्यों? क्योंकि हम 1 मिनट में 72 बार सांस लेते, हार्ट हमारा धड़कता है, और एक जो कार्डियक साइकिल होता है 0.8 सेकंड का होता है। तो जितने भी स्टिमुलस हम लोग इसमें देते हैं वो होमोजीनस स्टिमुलस देते हैं कि भाई हमारे शरीर के ही स्टिमुलस जैसा वो स्टिमुलस मर्मों को पहुंचना चाहिए। ज्यादा देर तक उसको दबाते नहीं, क्योंकि मर्म बहुत वाइटल पार्ट्स होते हैं, इसलिए उसको ज्यादा ना तो किसी आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट से हम यूज करते हैं, सिर्फ अंगुली की सहायता से, अंगूठे की सहायता से उसको दबाते हैं। हाँ। तो अब 15 से 18 बार, ये नहीं कि हम उसको 15 मिनट 10 मिनट दबाएं, ऐसा नहीं। 15 से 18 बार उसको दबाते हैं तो वो उसका रिस्पॉन्स मिलता है। और ये दिन भर में 3 बार, क्योंकि त्रिकाल संध्या के साथ किए जाने वाली प्रक्रिया है, और इसके माध्यम से जो शरीर में न्यूरोह्यूमस का रिलीज हो रहा है, जो भी हमारे सिस्टम में वो जो बायोकेमिकल चेंजेस हो रहे हैं, उनका जो बॉडी में लेवल है, ब्लड में लेवल है, वो लगभग 8 घंटे तक रहता है। तो 8 घंटे उसको वहां से इरेडिकेट होने से पहले, या उसको वहां से खत्म होने से पहले हम उसको फिर स्टिमुलेट करके उसका लेवल ब्लड में मेंटेन करें। तो इसलिए 6 आवरली ये हम लोग करते हैं। तो 6 घंटे बाद इसको करना है, 15 से 18 बार उसको एक स्टिमुलस को देना है, और उसको उतना उसका प्रेशर देना है जितना अफोर्डेबल हो, पेशेंट उसको सह सके। जिसको भी हाइपरटेंशन है या स्ट्रेस है वो इस पॉइंट को कर सकता है विदाउट एनी, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। पैरालिसिस हो या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें इसका असर होता है? देखिए, ये तो सारी बीमारियां हैं, जितने भी न्यूरोमस्कुलर या न्यूरोसर्जिकल लीजन्स है जी, उसमें आश्चर्यजनक रूप से फायदा होता है। हाँ। विशेष रूप से सेरेब्रल पाल्सी। अच्छा। और सेरेब्रल पाल्सी के विषय में मैं बताना चाहूंगा कि जो 100 बच्चे पैदा होते हैं उसमें से लगभग 3 से 5% बच्चों में सेरेब्रल पाल्सी होती है। और इसको हम ये कहते हैं, ये कोई जेनेटिक डिजीज नहीं है और नॉन प्रोग्रेसिव डिजीज है। नॉन प्रोग्रेसिव होने के साथ साथ भी ये जो उसका लीजन बन गया ब्रेन में, उसको आप कुछ भी ठीक नहीं कर सकते, और लाइफ लॉन्ग वो रहता है। ऐसी स्थिति में भी मर्म चिकित्सा के माध्यम से बहुत सारा फायदा होता है, और वो बच्चे को लगातार हम लोग 6 महीने साल भर करते हैं तो वो इंडिपेंडेंट हो सकता है, और बहुत सारे उसकी सीजरिंग खत्म हो जाती है पैरों की, उसका ड्रूलिंग ठीक हो जाती है। अच्छा। और वो समझने लगता है, उसका जो गेज है वो ठीक हो जाता है, और बहुत सारे फायदे मर्म चिकित्सा के सेरेब्रल पाल्सी में होते हैं। पैरालिसिस हो किसी को, उसमें भी फर्क पड़ता है? पोस्ट पोलियो पैरालिसिस की बात मैं करना चाहूंगा कि हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स पोलियो को इरेडिकेट करने के लिए कर रहे हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा देश पोलियो वाले मुक्त देशों की सूची में शामिल हो गया है। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे देश के द्वारा किया गया। लेकिन हमारे पास जितने भी पोस्ट पोलियो पैरालिसिस के केसेस हैं उनके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। जिनको एक बार पोलियो हो चुका है अभी, उनका हमारे पास कोई उपचार नहीं। ऐसे व्यक्तियों के लिए भी हम लोग मर्म चिकित्सा के माध्यम से एक आशा की किरण दे सकते हैं, और उनके हाथ पैरों में जो कमी आ गई है, जो नर्व्स का डैमेज हुआ है, उसको भी रिवाइव किया जा सकता है। और बहुत सारे हम लोगों ने केसेस किए हैं कि वो उसमें भी रिस्पॉन्स आता है, उसकी मूवमेंट बढ़ जाती है, उसका जो ग्रोथ है उस पर्टिकुलर पार्ट की, जहाँ उसमें डिजेनरेटिव चेंजेस है, वो उसमें हीलिंग होने लगती है। अच्छा, ऐसे भी किसी तरह की चिकित्सा है जो एजिंग प्रोसेस में काम आए? जैसे जो बुजुर्ग हैं, उनकी इतनी बीमारियां होती हैं, उनके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, जो जेनेटिक केयर है जी, आज ये मेडिकल साइंस का एक स्पेसिफिक ब्रांच है जी, और ऐसे ही जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, ये भी एक आज मेडिकल साइंस का एक बड़ा हिस्सा है। तो दोनों लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हों, चाहे जेनेटिक केयर की बात है, इसमें यदि किसी से कोई भी चिकित्सा ऐसी है जो इसको फुलफिल कर सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ मर्म चिकित्सा हो सकती है। क्योंकि बिना किसी अतिरिक्त संसाधनों के, बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के, बिना किसी मेडिकेशन के, यदि आप किसी को हेल्प कर सकते हो तो मर्म चिकित्सा है। मर्म चिकित्सा के माध्यम से जितने भी जेनेटिक केयर है, उसमें विशेष रूप से आप देखिए कि एक तो हमारे जो ब्रेन की कैपेसिटी है वो कम होने लगती है ना, डिजेनरेटिव चेंज, सेनाइल डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं।
ऐसी स्थिति में भी मर्म चिकित्सा बहुत काम करती है और हमारे विशेष रूप से जोड़ों की तकलीफ होती है जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। और हम ये मान के चलते हैं कि हमारे देश की जो आबादी है लगभग 1 अरब 20 करोड़ या 25 करोड़ हम मानते हैं, उसका 1/3 हिस्सा हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं उसमें। और वो उसमें से अधिकांश लोग कोई ना कोई या तो दवाई लेते हैं या कोई प्रोस्थेसिस यूज करते हैं या कोई आर्टिफिशियल आर्टिकल यूज करते हैं, स्टिक यूज करते हैं, कोई व्हील चेयर यूज करते हैं और डिपेंडेंट हैं दूसरे लोगों पे और उसके बिना वो चल नहीं सकते। ऐसे व्यक्तियों में यदि हम पैर के कुछ मर्म स्थान होते हैं, यदि उनको उपचारित करते हैं तो आप उनको जो सिम्टोमेटिक रिस्पॉन्स है वो तो कर ही सकते हैं और उस बीमारी को भी आप उसको ठीक कर सकते हैं। अच्छा। और लगभग 5 लाख नी रिप्लेसमेंट पर एनम हमारे देश में आज होते हैं। आजकल तो रिवाज हो गया है। रिवाज हो गया जी। और एक नी रिप्लेसमेंट का खर्चा आप समझिए 3 से 5 लाख रुपया होता है। एक सामान्य व्यक्ति हमारे देश का उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। यदि हमारे माता पिता दोनों के पैरों में तकलीफ है तो एक व्यक्ति उनका उपचार कराने में सक्षम नहीं। लेकिन यदि वो व्यक्ति 2-3 मिनट दिन में 3 बार माता पिता के पैरों के वो मर्मों को करता है तो निश्चित रूप से उसमें बहुत फायदा होता है। और ये तो सेवा भी हो गई और फायदा भी हो गया। फायदा भी हो गया। आप बहुत सारा जो पैसा इसमें खर्च हो रहा है उसको बचा सकते हैं। अच्छा, जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जी, उनमें कहाँ तक ये काम आती है? देखिए, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और मेंटल डिसऑर्डर्स में थोड़ा सा अंतर है। जी। जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो ट्रांजिटरी होते हैं फिर उसके बाद खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो मेंटल डिसऑर्डर्स एक बार जो ब्रेन में कोई डिसऑर्डर हो गए वो परमानेंट होते हैं। तो जितने भी ब्रेन के डिसऑर्डर्स की बात करें जहाँ डिजेनरेटिव चेंजेस हो गए या कोई पर्टिकुलर पार्ट डैमेज हो गया, उसमें भी मर्म चिकित्सा काम करती है और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी दोनों में काम करती है। तो जितने भी जैसे एंजाइटी होती है, आपने देखा होगा जब एंजाइटी होती है तो हम लोग कुछ स्पेसिफिक पोस्चर्स हमारे अपने आप बन जाते हैं। आपने देखा जब हम लोग कोई चीज सोचते हैं तो हाथों को ऐसे रख लेते हैं। तो ये हाथों को रखने का मतलब क्या है कि जब हम लोग कोई चिंतित होते हैं तो ब्लड फ्लो बढ़ जाता है ब्रेन का, तो इंस्टेंट अपने आप ऑटोमेटिकली हमारा हाथ यहाँ जाता है। जस्ट वी आर गोइंग टू हैम्पर द एक्सेसिव ब्लड सप्लाई ऑफ दिस रीजन। स्पॉन्टेनियस होता है और आप उसको अप्रिशिएट करेंगे कि जो हमारे ये थिनर इमिनेंस होता है वो जो ये हिस्सा होता है लगभग बराबर होता है। इसको हम लोग अक्सर ऐसे रखते हैं, जब सोच में पढ़ते हैं ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है तो हम उसको हैम्पर करने कहीं ना कहीं। और कुछ मर्म पॉइंट होते हैं जिसको हम लोग गले के पॉइंट्स कहते हैं, जिसको मन्या और ये मर्म होते हैं, ये भी ये इसी से ढंग से जाते हैं। तो इनको भी स्टिमुलेशन इससे मिलती है। तो ये स्पॉन्टेनियस हमारे पोजेज हैं जिसका यूटिलाइजेशन हमने मर्म चिकित्सा में किया। और ये तो योग का आसन भी है, ऐसे बैठकर वो तो दोनों तो करते हैं, लेकिन आप अपने को देखिए, जब भी हम लोग किसी भी ढंग से चिंतित होते हैं तो हाथों को ऐसे रखते हैं। बिल्कुल सही बात। जब और चिंतित होते हैं, यदि कोई एंग्जियस फेज में होते हैं, हमारी गाड़ी छूट रही है या ट्रेन नहीं आ रही है या कुछ हो गया, तो हाथों को हम ऐसे बांध देते हैं। तो मणिबंध मर्म कहा है और ये मणि सिर पे ही बांधी जाती है। इसका मतलब ये रिजेंबल करती है हमारे ब्रेन के फंक्शंस को। अच्छा। तो यदि ब्रेन के फंक्शंस को हमें रेगुलेट करना है और एक्साइटेटरी फेज को कम करना है, एक्साइटेटरी स्टेट को, चाहे गुस्सा है, चाहे वो एंगर है, चाहे वो क्या कहते हैं इरिटेबिलिटी है, एक्साइटेबिलिटी है, उन सब चीजों को यदि हमें कम करना है तो इसको यदि आप प्रेशर देते हैं तो वो निश्चित रूप से कम आते हैं। या हम लोग जानते हैं, हम लोग ये कलावा बांधते हैं। ये कलावा बांधने का मतलब ये है कि देयर शुड बी कांस्टेंट प्रेशर ओवर दिस पॉइंट। तो इसको हमारे मनोभावों को नियंत्रित करने के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इन चीजों की परिपाटी हमारे जो हमारी परंपरा है उसमें जो तरह तरह की ज्वेलरी हम पहनते हैं, जैसे कान में पहनते हैं, उसका सबका महत्व है। बाजे, बिछिया, इन सबका महत्व है। ये वहाँ कोई ना कोई उसको सप्लीमेंट कर रहे हैं, आप उस एनर्जी के पाथवे को हेल्प कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आयुर्वेद में एक बहुत ही डेवलप्ड शल्य चिकित्सा या सर्जरी का एक डिसिप्लिन है जिसमें आप मास्टर हैं। तो हाउ कम यू डिसाइडेड टू मूव फ्रॉम दैट टू मर्म चिकित्सा? जब हम लोग पढ़ते थे तो हमें ये पढ़ाया जाता था कि सर्जिकल इंटरवेंशन के दौरान इन पॉइंट्स की आपको देखभाल करनी है और इनको बचाना है। लगा कि भाई ये पढ़ते थे और फिर सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ते थे और डर लगता था कि भाई इसको पढ़ेंगे तो इससे लगता है कि इसको छुएंगे तो आदमी की डेथ हो जाएगी, यहाँ छुएंगे तो आदमी की डेथ हो जाएगी, यहाँ छुएंगे तो हाथ खराब हो जाएगा, इसमें पैर लंगड़ा हो जाएगा, इसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगेगी। तो डर लगता था। लेकिन जब इसको पढ़ाते हम लोगों ने देखा पढ़ते कि निश्चित रूप से यदि कोई ऐसे इंपॉर्टेंट चीज है तो ये कुछ ना कुछ शरीर में कुछ अच्छा भी करती होंगी। और उसको जब इसको विगत 20-25 वर्षों से 25-28 वर्ष हो गए मुझे इसमें काम करते करते, इसको पहले आइडेंटिफाई किया और उसको धीमे धीमे प्रैक्टिसाइज करना शुरू किया। और ऑन एग्जामिनेशन जब हम लोगों ने इसको देखा तो ये फीडबैक लोगों से मिला कि भाई ऐसा किया था तो ये फायदा हुआ, इंस्टेंट आपने इसको छुआ और उसको दबाया तो ये तुरंत ये चीज ठीक हो गई। तो वो जो फीडबैक है उसको जब हम लोगों ने साइंटिफिकली एनालाइज किया
और अपने टेक्स्ट के रेफरेंस में देखा तो लगा कि इसमें एक बहुत बड़ा साइंस छिपी हुई है, और हम फिर उसको प्रैक्टिसाइज करना शुरू किया। और तब से तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने कई हजार केसेस हर बीमारी के देखे और उसमें उसका फायदा महसूस किया। तो एक विज्ञान के रूप में पूरी की पूरी मर्म चिकित्सा आ गई। और देखिए, मर्म चिकित्सा को सीखने से पहले हमें शल्य चिकित्सक होने का फायदा मिला। एनाटॉमी जानी, ऑपरेशन करके देखे, पेट में सारे जितने भी ऑपरेशन हैं, सब चीजों के ऑपरेशन करते समय तब महसूस हुआ कि मर्म चिकित्सा कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। और उसके बाद तो ये खुलता चला गया, ये की मिल गई और उसके बाद खुलता चला गया कि पूरा ये सिस्टम कितना बड़ा सिस्टम है और कैसे हम इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं नेशनल हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए। अभी जो सर्जरीज आप करते हैं वो भी यू स्टिल कंटिन्यू, डोंट यू? यू आर द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। मैं प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। मैं आज भी सारी सर्जरी करता हूँ। तो जो आयुर्वेदिक पद्धति में सर्जरीज होती हैं उसमें क्या फ़र्क है मेन स्ट्रीम सर्जरीज से? देखिए, प्रश्न थोड़ा सा हम इसको रिवर्स करके देखते हैं। अच्छा। रिवर्स करके क्या देखते हैं कि जो भी ये सर्जरी है वो सारी की सारी आयुर्वेद से आई है, आज भी जो आई है। इंडियन मेथड ऑफ राइनोप्लास्टी के नाम से आज भी प्लास्टिक सर्जरी की जितनी भी बुक्स हैं उसमें इंडियन मेथड ऑफ राइनोप्लास्टी को कोट किया जाता है। और महर्षि सुश्रुत को फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है। तो प्लास्टिक सर्जरी के फादर हैं, तो इसका मतलब ही इज द फादर ऑफ दिस होल ब्रांचेस ऑफ द सर्जरी। और एक एक ऑपरेशन उन्होंने लिखा है, उसको आज भी हम उसी ढंग से प्रैक्टिसाइज करते हैं। और मैंने सुना है कि इंस्ट्रूमेंट्स भी मोरलेस वही हैं। देखिए, वही इंस्ट्रूमेंट है उनका। आज पहले सोने चांदी के इंस्ट्रूमेंट होते थे डिफरेंट, आज लोहे के या स्टील के होते हैं जी। और अब प्लास्टिक के और फाइबर के और सारी चीजों के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, कोई टेक्निक में कोई डिफरेंस नहीं है। यदि चीरा लगाना है तो चीरा लगाना है, यदि अपेंडिक्स को काट के निकालना है तो काट के निकालना है। वो छेदन, भेदन, लेखन, ऐषण, आहरण, विश्रावण, सीवन, ये अष्टविध शस्त्र कर्म के रूप में वही टेक्निक्स हैं जो आज की जा सकती है। उनका सिर्फ नोमेनक्लेचर चेंज हुआ, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। और दूसरी बात और बताना चाहूंगा, ये सारी की सारी जो टेक्निक्स हैं वो इंडिया से ही ट्रांसफर हुई हैं। क्योंकि जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो 200 से साल पुरानी ज्यादा नहीं, ये हजारों साल पुरानी चिकित्सा पद्धति हम कैसे सीखेंगे? ये निश्चित रूप से जो गंगा है वो तो गंगोत्री से ही आएगी, गंगा सागर से कभी नहीं जा सकती। सही बात। तो ऐसे ही जितनी भी ये मेडिकल साइंसेस है, स्पेशली सर्जरी की जो ब्रांच है, उसका कहीं ना कहीं इनिशिएशन हमारे आयुर्वेद से हुआ है, सुश्रुत संहिता से हुआ है। और आज वो डिफरेंट एस्पेक्ट में वो फ्लरिश हुई है एनेस्थीसिया के जो इनकॉर्पोरेशन से, और ज्यादा उसमें मतलब पॉपुलरिटी आई है और ज्यादा सरल हुई है। तो ट्रेडिशनल एनेस्थीसिया जो आयुर्वेद में है वो क्या था? देखिए, ट्रेडिशनल एनेस्थीसिया एक तो मर्म के माध्यम से था। कई जगह के पॉइंट्स आज भी हम लोग करते हैं, जैसे हाथ पैर में कुछ छोटा मोटा सर्जिकल इंटरवेंशन करना होता है, पेरोनिकिया करना है, किसी को एब्सेस करना है, तो उसके आसपास के मर्मों को हम लोग ज्यादा एक्सेसिव वो करते हैं, तो उससे पेन की सेंसेशन थोड़ी कम हो जाती है। ऐसे ही एनोरेक्टल उसमें। उसके साथ साथ देखिए, जो भी आज एनेस्थेटिक एजेंट्स यूज हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ड्रग के एल्कलॉइड्स हैं, जैसे अफीम से, बेलोडोना से, बहुत सारी मेडिसिन से, भांग से, इन सारी चीजों से। पहले इनके क्रूड फॉर्म में यूज होता था, आज इनके एल्कलॉइड्स यूज हो रहे हैं। तो ऐसा कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ उद्देश्य क्या है कि शरीर को ऑपरेशन करते समय महसूस ना हो। तो कई ग्रंथों में मोहचूर्ण के नाम से भी इसका डिस्क्रिप्शन है, और लिखा जाता है कि कुछ सुश्रुत संहिता में लिखा जाता है कि कुछ विशेष औषधियों के संयोग से बनाई गई जो सुरा, एल्कोहलिक कंटेंट, उसको मुंह में डालते थे, सबलिंगुअल वो एसिमुलेट होती थी और तुरंत उसको एनेस्थाइज कर देती थी। तो ये पूरी पुरानी टेक्निक थी। आज के संदर्भ में हम लोग मॉडर्न एनेस्थेटिक एजेंट्स यूज करते हैं, हम भी अपने सिस्टम में, क्योंकि वो पुरानी चीजों की आज परमिशन नहीं है। अफीम हम इस्तेमाल नहीं कर सकते सीधे क्रूड फॉर्म में, तो उसके निश्चित रूप से इंजेक्शंस और वो हमारी टेक्निक, हम लोग एनेस्थीसिया के लिए वही टेक्निक यूज करते हैं और उसी ढंग से हम लोग ऑपरेशंस करते हैं। आपने 5000 से ज्यादा सर्जरीज की हैं जी। तो किस तरह की सर्जरीज आपने ज्यादा की हैं और आपको सबसे ज्यादा कौन सी सर्जरीज करने में संतोष मिलता है? फिशुला इन एनो, हेमोरॉइड्स, एनो फिशर, ये इसमें तो आयुर्वेद का सबसे मास्टरी होती है, जिसको हम क्षारसूत्र चिकित्सा कहते हैं। एक तो ये बहुत बड़ा वो है, बड़ा फील्ड है, और क्षारसूत्र चिकित्सा के माध्यम से ये पूरे वर्ल्ड वाइड ये एक्सेप्टेड टेक्निक है, जिसके माध्यम से हम लोग ये कर रहे हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के में ये टेक्निक डेवलप की गई। प्रोफेसर पीजे देशपांडे साहब जो हमारे टीचर रहे, डायरेक्ट टीचर रहे, उनके माध्यम से ये टेक्निक डेवलप की गई, और आज पूरे विश्व में इसके माध्यम से ऑपरेशन हो रहे हैं। इंडिया में तो हजारों ऑपरेशन, लाखों में समझता हूँ ये ऑपरेशन पर एनम किए जाते होंगे इस विधि से। और इस विधि से जो ऑपरेशन किए जाते हैं उसमें कोई रिकरेंस नहीं होती। सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि ये जितने भी फिशुला इन एनो के केसेस होते हैं उनमें आप कितनी बार भी एक्सीजन करें तो रिकरेंस होनी है। अच्छा।
तो एलोपैथिक टेक्निक से हम जो एक्सीजन करते हैं उसमें रिकरेंस होती है, लेकिन जब हम क्षार सूत्र से करते हैं तो उसमें रिकरेंस नहीं होती। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि भगंदर के केसेस हम लोगों ने बहुत किए हैं, पाइल्स के किए हैं, एनोफिशर के किए हैं, रेक्टम के बहुत सारे जो लाइगेशंस होती हैं, अंदर पॉलिप हो गया, उन सभी में हम लोगों ने उसको ऑपरेशन किए। इसके अलावा जितने भी जनरल सर्जरी के केसेस होते हैं, एब्डोमिनल सर्जरी होती है, उन सभी में हम लोग हर्निया है, हाइड्रोसील है, गॉल ब्लैडर है, इन सभी को करते हैं। साथ साथ ये बोन के जितने भी सेटिंग होती है वो सब ऑर्थोपेडिक सर्जरी के रूप में हम लोग इसको करते हैं। स्किन ग्राफ्टिंग भी आप समझिए, स्किन ग्राफ्टिंग से लेके आप सभी टेक्निक हम लोगों के पास लिखा है कि गंडात उत्पाट्य मानसेन सानुबंधेन जीविता कर्णपालिम अपालेस्तु कर्यात निर्लिख्य शास्त्र। तो जो पेडिकल ग्राफ्ट है, रोटेशन, जो फ्लैप रोटेशन टेक्निक है, जिसको इंडियन मेथड ऑफ राइनोप्लास्टी करते हैं कि भाई यहाँ से आप एक मांस का टुकड़ा लीजिए, नाक कटी हुई है, तो उसको जोड़ने के लिए क्या करना है, नाक के मार्जिन्स को भी आपको काटना है, लिखा है सुश्रुत में, और उसका वहां से एक फ्लैप बना के उसको रोटेट करके नाक पे उसको स्टिच कर दीजिए। और जो वहां का पेडिकल है, जो डोनर साइट है, जहां से मदर साइट है, उससे उसको काटिए मत। अच्छा। जब ये यहाँ से उसका हीलिंग उसको एक्सेप्ट कर ले उस ग्राफ्ट को, तब वो 7वें दिन के बाद उसको आप पेडिकल को काटेंगे। तो कितनी अच्छी टेक्निक है, उसी को इंडियन मेथड ऑफ राइनोप्लास्टी कहा जाता है। और आज भी हम लोग चाहे मॉडर्न साइंस में है चाहे उसमें, ग्राफ्टिंग की वही टेक्निक है जो हमारे सुश्रुत संहिता में बताई गई है। ये कमाल की बात आपने बताई कि जो सुश्रुत संहिता में बताया गया है वो आज भी उतना ही रेलेवेंट है, मॉडर्न मेडिसिन में भी वही टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। निश्चित रूप से इसके बारे में और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हम बस अभी लौटते हैं। वेलकम बैक। आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर सुशील कुमार जोशी, जिनसे हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद के बारे में। और ये बहुत हैरानी की बात है कि आयुर्वेद इतना पुराना है, कम से कम 5-7 साल, 1000 साल पुराना, हजारों साल पुराना, और फिर भी उतना ही मॉडर्न है जी। इसके बावजूद जब ज़्यादातर बात होती है सर्जरीज के बारे में, तो आयुर्वेद की तरफ लोग कम जाते हैं। आप पूरे बजट में जो हमारा हेल्थ का बजट होता है, उसमें से हम एक बहुत छोटा सा हिस्सा आयुर्वेद की चिकित्सा और शोध के लिए देते हैं, क्योंकि हजारों साल से इसकी परंपरा खत्म सी हो गई, चाहे वो अंग्रेजों के ज़माने में हुई, चाहे मुगलों के ज़माने में हुई। और लेकिन आज वो तेजी से बढ़ रही है। हमारे देश में आयुष जो अलग से मंत्रालय बना, और निश्चित रूप से ये आज की सरकार के उस समय में ये गति पकड़ रहा है। और अब मैं समझता हूँ कि कुछ समय बाद आपको ये प्रश्न करने का अवसर नहीं मिलेगा, हम लोग भी उतनी उन्नति कर पाएंगे जैसे आज की सर्जरी है, उसके हिसाब से जो हमारे डिफरेंट फील्ड्स हैं, कम से कम हम उसमें एक्सीलेंस पैदा कर पाएंगे और उसमें नई रिसर्चेस को अंजाम दे पाएंगे। नई रिसर्च को अंजाम देने के लिए आपने महामृत्युंजय ट्रस्ट को स्थापित किया है, साथ में जन चेतना, इन दोनों के बारे में बताइए। देखिए, जो मृत्युंजय मिशन है वो एक ऐसा ट्रस्ट है जो हम लोग जिसके माध्यम से जितने भी वैदिक मेडिकल साइंसेज हैं उनके विषय में काम करते हैं। और हम लोगों की कोशिश ये है कि बिना किसी संसाधनों के, अतिरिक्त संसाधनों के, हम सबके लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना को पूरा कर सकें। और ये एक ऐसा विज्ञान है जितने भी इससे जो मर्म चिकित्सा तो एक उसका छोटा सा स्वरूप है, उसके अलावा वेदों में जितनी भी तरह की चिकित्सा होती थी, चाहे वो स्वर चिकित्सा होती थी, चाहे वो उसमें सूर्य चिकित्सा होती थी और यज्ञ के माध्यम से चिकित्सा होती थी, उन सभी के वैज्ञानिक पक्षों को उजागर करते हुए उनका अप्लाइड एस्पेक्ट हम समाज तक पहुंचा सकें, इसका उद्देश्य ये मर्म चिकित्सा, ये मृत्युंजय मिशन का है। दूसरा, जनचेतना जो जिसके कार्य हैं वो पर्यावरण और स्वास्थ्य विषयक कार्यों के लिए समर्पित है। हम लोग कहते हैं कि सबसे अचूक दवा साफ पानी साफ हवा, ये हम लोगों का स्लोगन है कि यदि हम अपने पूरे देश के लोगों को साफ पानी और साफ हवा ही उपलब्ध करा सकें तो ये सबसे बड़ी एक क्रांति मानी जा सकती है, क्योंकि जितनी भी बीमारियां होती हैं वो खराब हवा से होती हैं, प्रदूषित हवा से होती हैं, प्रदूषित पानी से होती हैं। तो ये सबसे अचूक दवा साफ पानी साफ हवा, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम वृक्षों का रोपण करें, और उन वृक्षों का रोपण करें जिनकी उपादेयता होती है, स्वास्थ्य के लिए भी हो सकती है। हम पेड़ लगाते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाते हैं। तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स ठीक है, वो लगाने जरूरी है, लेकिन यदि हम उनकी जगह चौड़ी पत्ती वाले पेड़ लगाएं और जो पानी को रिटेन करते हैं वो लगाएं तो जमीन की उर्वरकता बढ़ती है। साथ साथ जो उससे उत्पाद मिलते हैं उनसे हमारे भोजन की समस्या हल होती है, और साथ ही हमें औषधि गुण की जो हमें औषधि है वो मिल जाती है। तो उन चीज़ों का उपयोग यदि हम पूरे संसाधनों का उपयोग करें, और विशेष रूप से मैं यदि उत्तराखंड के संदर्भ में बात करूं, क्योंकि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं, तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को हमारे जो जंगल है वो पूरा कर सकते हैं। हम मानते हैं कि हमारे 40-50% जो पूरी ऑक्सीजन है पूरे हमारे देश को, हमारे उत्तराखंड और हमारे हिमालय हमारी स्टेट देती हैं।
और इतनी इससे ज्यादा संसाधन हमारे औषधि के रूप में है। सामान्य रूप से आप देखते हैं कि जंगलों में घास फूस उगती है, जड़ी बूटियां उगती हैं, और एक निश्चित समय पे हम उसको जला देते हैं, आग लगा देते हैं। सिर्फ आवश्यकता क्या है कि हम उनकी मेडिकल वैल्यू को समझें, उसको समय पे उखाड़ें, उसका संचयन करें और उसका हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में इस्तेमाल करें। हम क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाते हैं दवाइयों के लिए, और जो सामान्य रूप से प्रकृति ने हमको दिया हम उसकी उपेक्षा करते हैं। तो उपेक्षा करने से निश्चित रूप से हम लोगों का ही नुकसान हो रहा है। और चीन कहीं ना कहीं हम लोगों से बहुत आगे है, जबकि उसके पास इन संसाधनों की बहुत कमी है। और पूरे विश्व मार्केट में देखें तो जितनी भी जड़ी बूटियां जो चीन सप्लाई करता है, उससे हम कहीं बहुत मतलब 1/10 भी हम लोग पूरे मार्केट में नहीं है। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ उत्तराखंड की ही जड़ी बूटियों का ठीक से यदि हम दोहन कर सकें तो हम चीन को कहीं पीछे छोड़ सकते हैं। पर कई बार जो ये एफॉरेस्टेशन मिशंस शुरू हो जाते हैं तो गलत जगह पर गलत पेड़ लगाए जा रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है। शीशम की लकड़ी होती है जी। एक तो पानी में होती है और एक जंगल में होती है। जो पानी में होती है उसकी स्ट्रेंथ नहीं होती, जो नहर के किनारे होती है या खेतों में लगाते हैं वो लकड़ी मजबूत नहीं होती, इसमें दीमक लग जाती है। लेकिन जो जंगल में सूखे कम पानी की जगह पे होती है वो निश्चित रूप से वो लकड़ी बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत भारी होती है। तो ऐसे ही जड़ी बूटियां यदि आप उगाते हैं तो उसकी एफिकेसी निश्चित रूप से कम होती है। जो अपने प्राकृतिक परिवेश में पैदा होती हैं उनमें औषधीय गुण निश्चित रूप से ज्यादा होते हैं। ऐसी कौन सी जड़ी बूटियां हैं जिन पर आप रिसर्च कर रहे हैं? आपने देखा होगा कि जितने भी हम पूजा पाठ या जो हम दैनिक कर्मकांड करते हैं उसमें बहुत सारी चीजों का हम उपयोग करते हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं किसी चिकित्सा में उपयोग नहीं किया जाता। जैसे केले का फल, केला हर चीज में इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी पूजा कर्म में होगा तो केले का पेड़, केले के उसकी पूजा होती है, लेकिन हम सिर्फ उसके फल का उपयोग करते हैं। आम के सिर्फ फल का उपयोग हम करते हैं, लेकिन आम के न तो पत्तों का उपयोग किया जाता है चिकित्सा में, किसी औषधि उपयोग में, चाहे आयुर्वेद में भी कहीं कोई किसी योग में हम नहीं डालते। ऐसे ही आपने देखा होगा कि हम लोग समिधा के रूप में बहुत सारी औषधियों का उपयोग करते हैं जो हम यज्ञ में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उसका जो वॉलेटाइल फ्रेगमेंट होता है जब वो घी के साथ मिलता है तो एल्डिहाइड के रूप में उसमें कन्वर्जन होता है और वो सस्पेंडेड पार्टिकल के रूप में हमारे एटमॉस्फेयर में रहता है और विशेष रूप से बहुत सारी बीमारियों में वो फायदा करता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। वो सिर्फ इनहेलेशन से काम करता है, क्योंकि जितनी भी हवन में आप जो डाल रहे हैं उसमें घी भी डालते हैं, तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल है। देखिए एक चीज और है, कोई भी दवाई हमारे ब्रेन में तब पहुंचती है जब वो फैट सॉल्युबल होती है। जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसमें कोई भी चीज ऐसी पहुंचती नहीं जो बिना फैट सॉल्युबल हो। तो ये फैट सॉल्युबल फ्रेगमेंट्स जो होते हैं, वॉलेटाइल फ्रेगमेंट्स होते हैं, ये हमारे इनहेलेशन से हमारे ब्रेन में ब्लड में सर्कुलेशन करके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके पहुंच जाते हैं। तो हवन का एक बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा विधान है, उसको साइंटिफिक समझने की जरूरत है और उसको उसमें प्रैक्टिसाइज करने की जरूरत है। तो इन चीजों पे हम लोग काम कर रहे हैं। और सही बात है कि जो चीज हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं तो उसके पीछे कोई वजह तो रही होगी। निश्चित रूप से राई, हम लोग कहते हैं कि सफेद सरसों का प्रत्येक पूजा में जब तक हम उसको दिग्बंधन नहीं करते, जब तक हम उसको फैला नहीं देते, तब तक पूजा नहीं करते। सुश्रुत संहिता में लिखा है कि जो एक धूपन द्रव्य की बात की है। धूपन द्रव्य का मतलब क्या है कि हम अपने आसपास के जो इन्फेक्शंस हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अफेक्ट करती हैं, उनको दूर करने के लिए उन्होंने एक कॉम्बिनेशन बनाया, चाहे वो मच्छर को भगाने के लिए हो, चाहे वो और बीमारियों को, बैक्टीरियाज को, इनको किल करने के लिए। उसमें सफेद सरसों, उसमें गुग्गल, उसमें क्या कहते हैं घी है, उसमें नीम के पत्ते। तो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन जब हम यूज करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों में फायदा करता है। जो एक पद्धति है आयुर्वेद की, मर्म चिकित्सा की, हजारों साल पुरानी है, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि आजकल नई नई बीमारियां आ रही हैं, तो उसमें इसका इस्तेमाल कैसे होता है? जितनी भी बीमारियां हैं होती इस मनुष्य शरीर में ही है जी, है ना, नई हो चाहे पुरानी। अब जैसे 30-40 साल पहले तक हमने कैंसर का नाम नहीं सुना था, सडनली एवरीवन टॉक्स अबाउट कैंसर। कैंसर होता तो था, कैंसर को पुरानी उसमें था, लेकिन इसका इंसिडेंस बढ़ गया। कैसे बढ़ गया कि क्योंकि जितने भी केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं और ये मेडिसिन है, केमिकल मेडिसिन है, इन सब के प्रयोग से हमारा कहीं ना कहीं हमारा इम्यून सिस्टम खत्म हुआ है और इम्यून सिस्टम के कम होने से हमारी जो ससेप्टेबिलिटी है डिजीज के प्रति बढ़ गई और साथ साथ जो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, ये मजबूत हुआ है। ये हमारी इम्यूनिटी कम हुई है, लेकिन जो जितने भी एंटीजेंस है और ये कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़े हैं, ज्यादा हमारे शरीर को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए इसका इंसिडेंस ज्यादा है। जो जीवन शैली थी, जो हमारी दिनचर्या, हमारी खान पान जो था, वो निश्चित रूप से हमको इन बीमारियों से बचाता था। योग की पद्धति थी, मर्म चिकित्सा थी, ये सारे की सारी चीजें हम लोगों को इन रोगों से बचा लेती थी। आज हम लोग वो कहीं ना कहीं उस चीजों को भूल गए तो और इंसिडेंस इन चीजों का बढ़ गया
और आज इनकी जो चिकित्सा है वो कहीं ना कहीं एक कॉमन मैन की जो रीच है उससे बाहर है। एक आप हम कल्पना नहीं कर सकते कि एक व्यक्ति जिसकी जो कमाने की क्षमता एक सामान्य व्यक्ति हमारे देश का है, वो किसी कैंसर का उपचार करा सकता है या कोई ऐसे सर्जिकल इंटरवेंशन करा सकता है, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आयुर्वेद के जरिए करा सकता है, निश्चित रूप से करा सकता है। मर्म चिकित्सा जैसी चीजें तो करा ही सकता है। हाँ, उसमें और वो तो बिल्कुल निशुल्क है। निशुल्क है। मर्म चिकित्सा जैसी चीज उसको समझने वाली बात है। और जितनी भी जड़ी बूटियों के माध्यम से यदि कोई जड़ी बूटी स्पेसिफिक है, जैसे गिलोय के रूप में हम लोग कहते हैं कि बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज है। आज प्लेटलेट का संकट है, जैसे डेंगू होता है तो प्लेटलेट काउंट कम हो जाती है। तो सामान्य से उपचार जो आयुर्वेद में किए जाते हैं कि पपीते के पत्तों का रस, गिलोय और बहुत सारी तुलसी और नीम और ये सारी चीजें, इनसे निश्चित रूप से फायदा होता है। और जो व्यक्ति प्लेटलेट का एग्रीगेशन जिसमें हो रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो खून जमने की तकलीफ है, उसमें बहुत सारी ऐसी हमारी औषधियां हैं जो प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकती हैं, खून को जमने से भी रोकती हैं। और तो विभिन्न सेगमेंट्स में भी हम लोग काम कर सकते हैं कि ब्लड फॉर्मिंग फैक्टर में काम कर रही हैं कुछ औषधियाँ, कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, कुछ मर्म की विधियाँ कर रही हैं, कुछ यौगिक प्रैक्टिसेस करती हैं, प्राणायाम उसमें काम करता है। तो जब तक इसको एज ए होलिस्टिक अप्रोच के साथ सब चीज़ों को कंबाइन करके यदि हम इसको यूटिलाइज करते हैं तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हम लोग स्वीकार कर सकते हैं जो आज पूरे विश्व के सामने है कि भाई कैसे इन बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि विश्व के सामने जो बीमारियां हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उन पर कैसे विजय पाई जा सकती है आयुर्वेद के जरिए। एक बहुत बड़ा चैलेंज है। डॉक्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए, इतनी सारी हमारे साथ बातें की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।